दर्शकों के लिए एक खास मेरा मैसेज, आप इस दोनों चैनल के माध्यम से मेरे वीडियोस आप देख रहे होंगे, नए नए जो टेक्निक्स हैं वो आप सीख रहे होंगे। एक चीज़ करना भूल जाते होंगे कि वो ये है सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब कीजिए ताकि जो मेरे नए टेक्निक्स हैं, नए वीडियोस हैं, वो राइट टाइम पे आप तक पहुँचे और सबसे पहले पहुँचे। ऑनरेबल हमारे मित्र डॉक्टर विपिन जी, डॉक्टर निष्ठा जी और डॉक्टर नीता जी जो यहाँ बैठे हैं, आज मेरा एक सपना पूरा हुआ। वो ये कि मेरी बड़े समय से इच्छा थी कि कभी ऐसा हो कि जब हम वैद्य त्रिगुणा जी से एटलीस्ट सामने देख पाएँ। तो आज हम सामने देख पा रहे हैं सर आपको, ये मेरे लिए बड़ी बात है और आई एम श्योर कि आपके लिए बड़ी बात है कि आप सामने बैठे हैं और हम ना केवल देख पा रहे हैं, उनको हमने सुना भी अभी। यहाँ थोड़ी देर पहले जो बातें हो रही थी उनमें कुछ इंपॉर्टेंट बातें हैं जो कि मैं एक बार रिपीट करना चाहूँगा, उसमें मुझे भी बड़ा फ़ायदा हुआ। सबसे पहले तो डॉक्टर एस सी मनचंदा जी ने जो बोला कि जब हम खाना खाते हैं तो उस वक्त टीवी देखते हैं या कुछ ना कुछ इस तरह से अपना दिमाग कहीं ना कहीं एंगेज होता है। मैंने रिलेट किया कि मेरे घर में भी ऐसे ही होता है। मेरी बेटी है 10 साल की, मैं हूँ, मेरी वाइफ है। जब खाना खाते हैं, तीनों एक साथ ही खाना खाते हैं, तो एक का ध्यान एक मोबाइल पे होता है, मेरा ध्यान नेटफ्लिक्स पे होता है और बच्चे का ध्यान भी किसी न किसी मोबाइल पे होता है। तो हालांकि मैं शुरू में प्रोटेस्ट करता था, लेकिन मेरी बात सुनी नहीं गई। लेकिन अब मैं डॉक्टर विपिन से वो वीडियो ले लूँगा कि डॉक्टर मनचंदा ने बोला है, तो उस बात का प्रभाव पड़ेगा। तो डबल फ़ायदा ये हुआ कि आज अभी वैद्य त्रिगुणा जी को सुनने का मौका मिला, तो ये वीडियो भी मैं साथ में लूँगा, क्योंकि फिर मैं सामने बैठा देखूँगा तो मेरी वाइफ को विश्वास हो जाएगा कि इतने बड़े डॉक्टर के साथ अगर बैठे हैं तो कुछ तो सही बोल ही रहे होंगे। तो आज मेरे आने का कई सारे बेनिफिट हो गए हैं। तो एक इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जैसे टू स्टार्ट विद, अभी आयुर्वेद की बात हो रही थी, योग की बात हो रही थी, इवन मॉडर्न मेडिसिन की बात हो रही थी, ये 3-4 चीज़ों की बात हो रही थी। तो इसमें जो एक इम्पॉर्टेंट बात है कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, जो एक बात है। तो अगर हम इस बात को माने कि एविडेंस बेस्ड होना चाहिए, तो एविडेंस है कहाँ? अगर हम बात करें कि मॉडर्न मेडिसिन है जो कि थोड़ा, सर जैसे आपने बोला कि ये सस्ती होनी चाहिए, तो मैं तो मानता हूँ कि सबसे महंगी होनी चाहिए ताकि किसी को ये मिले ना तो मिलेगा ना कोई बीमार पड़ेगा। और जब जो आप बोलते हैं कि ये कोरोना का समय है, अभी डॉक्टर विपिन ने बोला, वो कोरोना है कहाँ? आज वो कोरोना कहाँ गायब हो गया? मान लो जो लोग टीवी नहीं देखते होंगे, जो लोग अखबार नहीं पढ़ते होंगे, उनके लिए कोरोना कहाँ पे था? कोरोना सिर्फ उन्हीं के लिए था जो टीवी देखता है, अखबार पढ़ता है, उन बातों को विश्वास करता है। हमारा कोविड सेंटर था, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते थे, कोविड सेंटर बोलते भी नहीं थे, 1100 बेड का, और करीब 60,000 पेशेंट आए और एक भी नहीं मरा, नॉट अ सिंगल डेथ। सर आयुष मिनिस्ट्री को पता चला, अहमदनगर में हमारा सेंटर है, उनको पता चला, थोड़ी परेशानी ये हुई कि हमने अपने सेंटर में नियम बना दिया था कि मास्क पहन के कोई अंदर आ नहीं सकता, अलाउड ही नहीं है। क्योंकि हम ये मानते थे, बाहर ही लिखा हुआ था, मास्क एंड आइसोलेशन किल्स, लव एंड कंपैशन हील्स। ये हमारा फंडा था। यानी कि जैसे ही कोई पेशेंट आएगा, पहली बात तो वो पेशेंट है कि नहीं, ये भी एक क्वेश्चन मार्क है कि वो पेशेंट है या उसे लग रहा है, ऐसे उसे विश्वास दिला देगा कि आप पेशेंट हैं। क्योंकि एक नया बीमारी आया है, एसिम्प्टोमेटिक, मतलब बीमार नहीं है, लेकिन आपको पॉजिटिव के आधार पे बता दिया गया और आप मान भी गए कि वो आप बीमार हैं, बस वो टेस्ट में बीमार हैं। तो जब भी कोई इंसान आएगा तो उससे गले लगना, उससे हाथ मिलाना, उसके साथ खाना खाना, ये हमारे डॉक्टर्स और हमारे जो नर्स थे, हमारे स्टाफ थे, उन सबका ये रूटीन था। और वो करीब हमारे मेरे ख्याल से 50-60 स्टाफ थे, उनमें से एक भी नहीं मरा, सारे के सारे आज भी जिंदा हैं, इंक्लूडिंग मी, है ना। तो और उस दौरान मुझे कोरोना नहीं, वहाँ बुखार हुआ। कोरोना तब होगा जब मैं टेस्ट कराऊंगा, देन इट बिकम्स कोरोना, राइट। फॉर दैट मैटर आज भी अगर टेस्ट कराएंगे, एक किताब सर हमने रिलीज़ की, हमने एक टेस्ट किया, साउथ दिल्ली में एक कोविड टेस्ट लैब है, हम वहाँ पे मच्छर के सैंपल, मक्खी के सैंपल, कुत्ते के सैंपल, बिल्ली के सैंपल, खरबूज के सैंपल, तरबूज के सैंपल ले गए। बताया नहीं कि ये इंसान का सैंपल नहीं, बोले ज़रा कोरोना टेस्ट कर देना। और उन्हें हैरानी भी जब उन्होंने पता लगा कि इनमें से जो कोरोना पॉजिटिव आया वो खरबूज के सैंपल थे, वो मच्छर के सैंपल थे, वो तरबूज के सैंपल थे, वो कुत्ते के सैंपल थे, इंसानी सैंपल तो कोई था ही नहीं।
लेकिन हमने थोड़ी चालाकी की, हमने कैमरे वगैरह लगा दिए ताकि वो बाद में मुकर ना जाए हमारी बात से, है ना। और वो सारा हमने रिकॉर्ड कर लिया, वो रिकॉर्ड करके अपनी किताब निकाली, द नेकेड ट्रूथ ऑफ कोविड टेस्ट, और वो किताब अमेजन में अवेलेबल है। इट वॉज हैड बीन बेस्ट सेलर। उस किताब में एक लिंक दिया हुआ, उस लिंक में जाएंगे तो वो पूरा जो 24 घंटे का वीडियो रिकॉर्डिंग है सारे कैमरेज के, जो हमने सीसीटीवी कैमरे लगाए थे, वो वीडियो भी आपको लिंक तक पहुंच जाएंगे। तो बोलने का मतलब है कि अगर आप ये सोचते हैं कि एलोपैथी की दवाई या एलोपैथी की ट्रीटमेंट, एलोपैथी के फॉर दैट मैटर एनीथिंग कैन बी ऑफ एनी यूज, तो मैं तो ये बोलता हूँ कि 5-10 हज़ार रुपये अगर आपके पास हैं तो आप थोड़े से हिम्मत करके मच्छर मक्खी किसी का सैंपल लेके किसी भी फॉर दैट मैटर कोविड टेस्ट लैब में जाइए, और आपको पता चल जाएगा फॉर एवरी 10 टेस्ट 1 टेस्ट इज कोविड पॉजिटिव, इररिस्पेक्टिव ऑफ कि वो इंसान का सैंपल है कि फॉर दैट मैटर किसी भी लिविंग बीइंग का सैंपल है। नॉन लिविंग का तो नेगेटिव आता है, हमने देख लिया। लिविंग बीइंग होना चाहिए, मतलब जिसमें डीएनए वगैरह हो वो होना चाहिए। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि आज की तारीख में अगर ठीक करने का कोई तरीका है तो वो आयुर्वेद योग या हमारा जो नेचुरल लाइफस्टाइल है, दैट इज द वे, राइट। और बाकी रहा सब एलोपैथ की बात हम करते हैं, मॉडर्न मेडिसिन की बात करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि इंसान ठीक हो जाना चाहिए, हमें किसी भी पैथी से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इंसान ठीक हो जाना चाहिए, इससे ये इंपॉर्टेंट है। तो एविडेंस बेस की अगर बात करते हैं तो बहुत ही क्लियर बात है कि मान लो फॉर दैट मैटर डायबिटीज़ की बात करें, हाई ब्लड प्रेशर की बात करें, क्या कोई एविडेंस है पूरे दुनिया में मॉडर्न मेडिसिन में जिससे दवाई लेने वाले लोग ज़्यादा लंबा जिंदा रहते हैं इन कंपैरिजन टू जो लोग दवाई ले नहीं पाते या लेते नहीं हैं? चाहे वो कीमोथेरेपी की बात करें, चाहे वो ब्लड प्रेशर की दवाई की बात करें, फॉर दैट मैटर पैरासीटामोल की बात करें, डायबिटीज़ की दवाई की बात करें, कोई भी एक दवाई, सारे दवाई की रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल होते रहे हैं, और हर दवाई के रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल नेट पे अवेलेबल है। आप किसी भी जो भी दवाई आप खुद भी लेते हो या किसी को लेते हुए देखते हो, उसी दवाई का आप रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल देख लीजिए। ट्रायल का नतीजा क्या है? नतीजा क्या ये निकला कि जिन लोगों ने दवाई ली इन कंपैरिजन टू जिन्होंने दवाई नहीं ली उसी स्थिति में, तो जो लोग दवाई लिए क्या वो ज़्यादा लंबा जिए या उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ ज़्यादा बढ़िया हुई? द आंसर इज नो, आंसर नहीं है, राइट। जब भी कोई मेडिकल कॉन्फ्रेंस होता है सर अलग अलग देशों में, तब मैं ये सवाल पूछता हूँ कोई ऐसी दवाई का नाम बताओ मॉडर्न मेडिसिन में जो दवाई, कोई ऐसी दवाई जो किसी भी बीमारी को थोड़ी बहुत ठीक कर देती हो, पूरा नहीं थोड़ा बहुत ही ठीक कर देती हो। ऐसी कोई दवाई आपको पता हो तो बताइए। सिम्टम को थोड़ी देर के लिए कैमोफ्लेज करना, उसको थोड़ी देर के लिए दबाना, राइट, एट द कॉस्ट ऑफ मेकिंग यू मोर इल, राइट, वो एक अलग बात है। बट सही मायने में कोई भी दवाई अगर आपको ठीक करती है तो बता दीजिए, राइट। तो अगर हम बोलते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन वो है जिसमें रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल है, जिसमें प्रूफ है, तो कहाँ है वो प्रूफ? वो प्रूफ आपने पढ़ा? आप में से किसी ने पढ़ा? किसी ने भी पढ़ा? कोई मॉडर्न मेडिसिन के डॉक्टर ने पढ़ा? तो क्या कोई बता सकता है कि ये वाला प्रूफ है, ये वाली दवाई है जो लेने से इन कंपैरिजन टू नहीं लेने के वो बेटर लाइफ जिएगा? तो बता दे एनी वन मेडिसिन, राइट। तो सवाल है ही नहीं कि मॉडर्न मेडिसिन का कोई एग्जिस्टेंस है। और रहा सवाल इमरजेंसी में काम आती है, जैसे हम सोचते हैं कि मॉडर्न मेडिसिन इमरजेंसी में काम आती है। देखिए आयुर्वेद में, मैं आयुर्वेद का कोई स्टूडेंट नहीं हूँ, लेकिन फिर भी एक कॉमन सेंस है। हमारे हिम्स हॉस्पिटल है, 20 हॉस्पिटल है, वहाँ आयुर्वेद ही होता है। 20 हॉस्पिटल्स, एक हॉस्पिटल मलेशिया में, एक अभी नेपाल में भी खुला है, वहाँ आयुर्वेद ही होता है। आयुर्वेद में जो इमरजेंसी के टेक्निक्स हैं, इवन अगर बोले कि भाई सर्जरी के फादर कौन है, राइट, तो आपको पता है ऑलरेडी। तो आयुर्वेद में इमरजेंसी है, और इमरजेंसी है ही आयुर्वेद में, और हम करते हैं अपने हॉस्पिटल में। लेकिन उसको अगर हम छुपा दें, उसको अगर हटा दें और फिर बिलीव कर ले है ही नहीं। अभी सर आप बजट की बात कर रहे थे, अच्छी बात है कि बजट बढ़ा दिया, लेकिन बढ़ाने के बाद भी आयुष का बजट 2% तो है, 98% एलोपैथ का बजट तो है, बढ़ाने के बाद 2% है, राइट। तो जो चीज़ है ही नहीं, जो चीज़ छुपा दी गई है एंड आंखों में ये विश्वास दिला देगी कि इट इज़ नॉट एग्जिस्टिंग, तो दैट इज समथिंग वी हैव टू मेक द पीपल अवेयर। आप हमारे हिम्स हॉस्पिटल में आइए कभी, तो वहाँ पे हम इमरजेंसी भी हैंडल करते हैं, बट थ्रू आयुर्वेद, हमारे आयुर्वेदिक डॉक्टर करते हैं। और आयुर्वेद में ऐसे बहुत सारे सर, तो इसी को मशाल को आगे लेके चल रहे हैं। तो लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए कि आयुर्वेद में इमरजेंसी होती है और बहुत बढ़िया होती है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि वो वाइड स्प्रेड नहीं है, इसीलिए कभी मजबूरी होती है। तो आपके पास जब आयुर्वेदिक हॉस्पिटल है ही नहीं, तो ना चाह के भी एलोपैथ में जाना आपकी मजबूरी रहती है, इसलिए नहीं बाय चॉइस, इसलिए बिकॉज देयर इज नो अदर ऑप्शन। व्हाई देयर इज नो अदर ऑप्शन? बिकॉज देयर आर 2% ओनली द बजट फॉर आयुर्वेद, आयुष, होम्योपैथ एक्सेट्रा, 98% बजट फॉर एलोपैथिक। तो जिस चीज़ का बजट 98% हो वो हर जगह दिखाई देगा,
जो चीज़ हर जगह दिखाई देती है डज नॉट मीन कि वो पावरफुल भी हो, वो इफेक्टिव भी हो। वो कोई पैमाना नहीं है। पैमाना ये है कि सबूत कहाँ पे है, वो पैमाना हो सकता है, राइट। तो करना क्या होगा, अगला सिर्फ 5 मिनट और लूँगा। करना क्या होगा इसे समझाने के लिए समय को ध्यान रखते हुए मैं एक मॉडल लेके आया हूँ। इस मॉडल से मैं आपको समझाता हूँ। अब देखिए, मेरे पास ये एक पेन है। अब ये जो पेन है, इससे हम, आप सबके पास ये पेन से लिखते हैं, और जब लिखते हैं तो इसका इंक नीचे फ्लो करता है, राइट। तो नीचे क्यों फ्लो करता है? अगर बहुत ज़्यादा हम साइंटिफिकली बात करेंगे तो बोलेंगे कि भाई ये तो लॉ ऑफ ग्रेविटी है, हर चीज़ नीचे फ्लो करती है, तो हम लिखते हैं और इंक नीचे आता है। इमेजिन कीजिए ये इंक नहीं है, ब्लड है। तो हमारे बॉडी में, अगर हमारा बॉडी एक पेन है तो इसमें ब्लड है, तो वो नीचे क्यों नहीं फ्लो कर रहा सारा का सारा? ये सिर पे क्यों है ब्लड? राइट, क्योंकि लॉ ऑफ ग्रेविटी इज पुशिंग द ब्लड टुवर्ड्स द डाउन, राइट, लेकिन हमारा हार्ट उसको ऊपर पुश कर रहा है। तो एक बैलेंस मेंटेन है जिसकी वजह से हम जिंदा हैं, राइट। लेकिन अगर मैं ऐसे खड़ा रहूं, जैसे मैं स्टिल खड़ा हूं, यानी अगर मैं ऐसे ही खड़ा रहूं 20 मिनट 25 मिनट, तो धीरे धीरे मेरी लॉ ऑफ ग्रेविटी जीतती जाएगी और जो हार्ट का पावर है वो हारता जाएगा, और एक टाइम आएगा कि ब्रेन से ब्लड विल पूल अप नियर द लेग्स, पैरों में ब्लड इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा। एक ऐसा समय आएगा, और जैसे जैसे ऐसा होगा तो उसके, आप सबने अपने स्कूल में देखा होगा कि असेंबली में लोग, बच्चे बेहोश हो जाते थे। आप में भी से कुछ लोग बेहोश हुए होंगे, राइट। तो क्यों? क्योंकि ब्लड ब्रेन में कम हो गया, ब्लड प्रेशर भी कम हो गया, बिकॉज यू आर स्टैंडिंग स्ट्रेट विदाउट एनी मूवमेंट, राइट। तो जो स्कूल में जो शरारती बच्चे होते थे वो कभी बेहोश नहीं हो सकते, क्योंकि वो किसी की बात मानेंगे नहीं, वो थोड़ा हिलते डुलते रहते हैं, शरारत करते रहते हैं। जो बहुत कंप्लायबल स्टूडेंट होते हैं वो स्ट्रेट खड़े रहेंगे और 20 मिनट खड़े रहेंगे। कभी करके देखिए, तो ब्लड विल स्टार्ट पुलिंग टुवर्ड्स डाउन, एंड दैट विल लीड टू कि आप नीचे गिर जाएंगे फिर। और जैसे ही गिरे, आपका हार्ट और आपके बाकी ऑर्गन एट द सेम लेवल, एंड सर्कुलेशन विल रीस्टार्ट विद इन 2-3 मिनट्स, एंड आप रिवाइव हो जाएंगे, राइट। तो वो गिरना बड़ा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गिरने से जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो सारे ऑर्गन पे इक्वली है। अब हार्ट कैन रिवाइव इजीली। वो जब गिरा उसके बाद 3-4 मिनट, 5-7 मिनट, चाहे कोई उसमें उसको पानी छिड़के, कोई झाड़ फूक करे, कोई मंत्र पढ़े, वो 5-7 मिनट में उसको ठीक हो ही जाना है, 2-4 मिनट में ठीक हो ही जाना है, राइट। उसमें क्योंकि वो जो गिरा है, दैट इटसेल्फ बिकम्स ए मेडिसिन, द लॉ ऑफ ग्रेविटी बिकम्स ए मेडिसिन। तो ये जो लॉ ऑफ ग्रेविटी है वो हर पल काम कर रही है, इस वक्त भी काम कर रही है। हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादातर पेशेंट आते हैं 50-60% क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट। उनके अगर आप पैर देखेंगे, जैसे आप लोग बैठे हैं, मैं भी बैठा था या खड़ा हूँ, तो वो दे कैन नॉट अफोर्ड टू सिट लाइक दिस फॉर लॉन्ग पीरियड, कि थोड़ी देर ऐसे बैठेंगे तो उनके पैरों में पैरें सूज जाएंगे उनके, है ना। और पैर सूज जाएंगे तो फिर वो दिक्कत आएगी, पूरा बॉडी सूज जाता है, पैर सूज जाता है उनका। तो ऐसे पेशेंट को जब वो हमें मिलते हैं, तो या मिलने से पहले हम बोलते हैं कि लॉ ऑफ ग्रेविटी को यूज़ करो अपने किडनी को ठीक करने के लिए। तो उनके लिए ये मॉडल है। ये मॉडल इज़ वेरी सिंपल। अगर आप देखें इसको, कि उनके अगर आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे तो उनका बेड ऐसे टिल्ट है बाई 10 डिग्री, 10 डिग्री। ये जो बेड है दैट इज टिल्टेड लाइक दिस। जैसे ये बेड को 10 डिग्री मैंने टिल्ट कर दिया, और ऐसे बेड पे 2 घंटे हम लिटाते हैं हमारे पेशेंट्स को, तो the law of gravity is working this direction, heart is also working this direction. This means now gravity and heart are supporting each other. अभी क्या है, हार्ट ऊपर खींच रहा है, ग्रेविटी नीचे खींच रही है, दोनों आपस में झगड़ा कर रहे हैं। लेकिन इस पोस्चर में दोनों झगड़ा नहीं कर रहे हैं, दोनों एक ही साइड पे काम कर रहे हैं। ऐसा जब 2 घंटे हम पेशेंट को बोलते हैं लेटने के लिए, क्रॉनिक किडनी डिजीज पेशेंट, विद इन 2 आवर्स उनका यूरिन आउटपुट बढ़ने लगता है, उनका स्वेलिंग कम होने लगती है, एंड इवेंचुअली उनका बीपी कम होने लगता है। उनके जो क्लासिक सिम्टम होते हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के, दैट स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। सो ग्रेविटी बिकम्स ए मेडिसिन। तो जो, अब मान लो जो आप में से कोई लोग ऐसे हैं जिनको नींद नहीं आती, कोई ऐसा है जो पार्किंसन का पेशेंट है, कोई ऐसा है जो GERD गैस्ट्रिक इसोफेगल रिफ्लक्स डिजीज का पेशेंट है, राइट, जिसमें चेस्ट पेन होता है बिकॉज ऑफ द गैस। उनके लिए हम बोलते हैं कि भाई इसको एंगल को, ये बेड है ये चेंज कर दिया, 5 डिग्री पे कर दिया, नाउ इट इज 5 डिग्री एंगल, राइट। ये 5 डिग्री एंगल पे, बट ये ओवरनाइट सोना है, फ्लैट बेड पे ना सो के। उनका बेड अगर देखेंगे, वी इंक्लाइन लाइक दिस एंड दे हैव टू स्लीप लाइक दिस फॉर द होल नाइट। जब ऐसा सोते हैं तो उनकी नींद अच्छी आने लगती है। उनका गैस्ट्रिक इसोफेगल जो रिफ्लक्स है, जो मुंह की तरफ जाता है, वो जाता ही नहीं, क्योंकि वो इंक्लाइंड है, ग्रेविटी तो नीचे खींचेगी ना, राइट। फ्लैट बेड होगा तो वो ग्रेविटी
खींचेगी और मुंह की तरफ जाएगा, तब पेन होता है, राइट। तो पार्किंसन के पेशेंट को फायदा होता है, जो ऐसे लोग जिनके जो डार्क सर्कल होता है उनको फायदा होने लगता है। सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि जस्ट ग्रेविटी को मैंने मैनिपुलेट किया बेस्ड ऑन व्हाट आर द सिम्पटम द पेशेंट इज हैविंग, एंड अकॉर्डिंगली उसको एक दिन हम बोलते हैं करके देखो, एक रात में आपको फायदा हो गया, देन यू रिपीट इट एवरी नाइट, राइट। तो ग्रेविटी हर जगह है एंड वी कैन यूज द ग्रेविटी टू हील द पेशेंट। अब देखिए, ये जो आप मॉडल देख रहे हैं अपने पास, ये ठीक से देख पा रहे हैं, नीचे रख दूं, ठीक है ना। ये जो मॉडल देख रहे हैं, ये हमारा, आप बोल सकते हैं ये हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल में यही ट्रीटमेंट होता है। ये मॉडल समझ आ गया तो हमारे हॉस्पिटल आने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दीज थिंग कैन बी मेड एट होम, राइट। हमारे हॉस्पिटल में कोई दवाई हम नहीं देते, जो हम करते हैं वो यही करते हैं, और हमारे हॉस्पिटल में ज़्यादातर क्रिटिकल पेशेंट ही आते हैं। अब मान लो कोई पेशेंट ऐसे आता है जिसका बीपी बड़ा शूटअप हो गया, बीपी की बात हो रही थी, बीपी शूटअप हो गया, अगर दवाई दे देंगे तो दवाई तो हार्ट को सप्रेस करेगा बीपी को रोकने के लिए, और ज़्यादा उसको वीक कर देगा। हम क्या करते हैं ऐसे पेशेंट को, अब मान लीजिए आपको समझाने के लिए, ये पेशेंट है, पेशेंट के बिठा दिया, दोनों पैरों को एक ऐसे बाल्टी में डाल दिया जहाँ 42 डिग्री सेल्सियस पानी है, हॉट वाटर। 42 डिग्री सेल्सियस के पानी में जब पेशेंट ऐसा बैठा है फॉर 30 मिनट्स, उसका बीपी कम हो जाएगा, क्योंकि ब्लड वेसल डायलेट होगा, राइट। ब्लड वेसल डायलेट, ब्लड प्रेशर कम हो गया, नेचुरल तरीका है ना। ये फास्टेस्ट है, ब्लड प्रेशर की कोई ऐसी दवाई नहीं है जो इतनी तेजी से ब्लड प्रेशर को नीचे कर सके। कोई अगर ये सोचता है कि नेचुरोपैथी तो बड़ा स्लो प्रोसेस है, कहाँ स्लो है। अगर किसी को फीवर है, टेम्परेचर मान लो किसी को 102 डिग्री फ़ारेनहाइट है, उसको भी यही कराते हैं। एक तो क्या होता है, आधे घंटा कराते हैं, आधे घंटे के बाद उनका टेम्परेचर नीचे आ जाता है। अगर बॉडी में फीवर है तो हमें इसका, फीवर इज नॉट ए डिजीज, यू नो दैट, राइट। तो हमने क्या किया, अच्छा बॉडी को फीवर चाहिए, लाओ भाई हम खुद ही फीवर दे देते हैं। तो हमने बॉडी को पैर के रास्ते, इस गर्म पानी के रास्ते फीवर पहुंचाया, तो पहले आधा डिग्री टेम्परेचर बढ़ेगा, पहले 15-20 मिनट में, फिर टेम्परेचर विल फॉल, फिर दोबारा आएगा भी नहीं। जो हम कोविड सेंटर की बात कर रहे थे, यही करते थे, बाल्टी रखे रहते थे, गर्म पानी में बैठ जाओ, राइट। तो पैरासिटामोल भी इतनी तेजी से टेम्परेचर नहीं गिरा सकता, और पैरासिटामोल का असर जाने के बाद दोबारा टेम्परेचर बढ़ जाना है, बट यहाँ पे ऐसा नहीं होगा। देयर इज नो साइड इफेक्ट, साइड बेनिफिट। जैसे डॉक्टर एस मनचंदा बोल रहे हैं, इनके साइड बेनिफिट्स है, नो साइड इफेक्ट्स। तो सेम टेक्निक्स, अब मान लो कोई फाइब्रोमाइल्जिया का पेशेंट है, राइट, मान लो कोई वेरिकोज वेन्स का पेशेंट है, तो ऐसे पेशेंट को फिर ये 2 बाल्टी लग लेते हैं। 12 डिग्री टेम्परेचर ये बाल्टी, यानी कि ठंडा बर्फ वाला, 42 डिग्री टेम्परेचर, डिफरेंस कितना हुआ, 30 डिग्री टेम्परेचर। 4 मिनट इस बाल्टी में गर्म वाले में, और 1 मिनट ठंडे में, फिर 4 मिनट गर्म में, 1 मिनट ठंडे में, फॉर अबाउट 30 मिनट्स। तो उनका वेरिकोज ब्रेन दे गेट रिलीफ, राइट। तो उनको पहले दिन ही, पहली बार में, आप बताइए वेरिकोज वेन का पूरी दुनिया में कोई और सोल्यूशन है क्या, बट इसमें सोल्यूशन है। क्या ये सोल्यूशन घर पे हो सकता है, डेफिनेटली घर पे ही तो हो सकता है ये, राइट। तो दिस इज, वो ब्लड प्रेशर, ब्लड वेसल डायलेट्स गर्म पानी में, एंड जैसे ठंडे पानी ब्लड प्रेशर कंस्ट्रिक्ट, ब्लड वेसल कंस्ट्रिक्ट, डायलेशन कंस्ट्रिक्शन, डायलेशन कंस्ट्रिक्शन, सर्कुलेशन बढ़ गया। जब सर्कुलेशन बढ़ गया, आराम मिल गया ना पेशेंट को, राइट। यही हम कराते हैं अपने हॉस्पिटल में, दिस इज व्हाट वी डू। इसमें कोई साइड इफेक्ट नहीं है, और देयर इज नो अदर सोल्यूशन ऑल्सो दुनिया में, राइट। सो दिस बिकम सिंपल थिंग। अब मान लो जो पेशेंट, आप हमारे हॉस्पिटल आइए कभी, अगर वैसे आएंगे घूमने, तो हर बेड में, ये बेडशीट आप देख रहे हैं, ये बेडशीट है, बेडशीट में ये छोटे छोटे तार लगे हुए हैं, तार कॉपर वायर है, ये आप पास में आके देखिएगा, दीज आर द कॉपर वायर। और कॉपर वायर का ये एक छोर ये लिया, और ये जमीन में गाड़ देते हैं हम। तो अब जब पेशेंट इसमें सोता है, तो पेशेंट का स्किन जब टच होता है इस बेड में, तो पेशेंट उस वक्त अगर वोल्ट मीटर से वोल्टेज चेक करेंगे, इट विल बी 0 वोल्टेज। अभी अगर आपका मेरा वोल्टेज चेक करूंगा, 0 वोल्ट नहीं होगा। 0 वोल्ट तभी हो सकता है जब आप धरती को टच करेंगे। इंसान ही एक ऐसा जानवर है जो धरती से दूर रहता है, बाकी सारे जानवर नंगे पैर रहते हैं ना। चिड़िया भी पेड़ में बैठती है, और पेड़ धरती से कनेक्टेड है, तो चिड़िया भी 0 वोल्ट पे है। 0 वोल्टेज पे हमारी इम्यूनिटी पीक पे होती है, और इंसान 0 वोल्ट पे कभी नहीं रहता है।
सिवाय तब जब आप नंगे पैर अगर चलेंगे घास में या मिट्टी में। तो आप सोचिए कितनी बार ऐसा होता है जब नंगे पैर इंटेंशनली आप घास में चलते होंगे, कितनी बार ऐसा होता है, कितना कब हुआ? तो आप देखेंगे कि जो बाकी एनिमल्स हैं, इवन जो भिखारी हैं फॉर दैट मैटर, जिनके चप्पल ही नहीं होते, वो भयंकर रूप से बीमार नहीं होते, बिकॉज दे आर ऑलवेज ग्राउंडेड, राइट? जमीन से जुड़ना, है ना। तो हमारे हॉस्पिटल में कोई पेशेंट आता है, अगर वो जिंदा है तो हम उसको दाखिला ले ही लेते हैं। हमें पता है कि कुछ काम करे ना करे, ये जीरो वोल्टेज तो काम करेगी ही करेगी। दैट इज इंपॉर्टेंट, राइट? जैसे आपने देखा ना, एक बच्चा जब बहुत जो ज़्यादा रोता है तो जैसे माँ की गोद में आता है, उसकी रोना एकदम पता नहीं कैसे गायब हो जाता है। वैसे ही जब धरती माँ के गोद में आप जाएंगे, धरती को डायरेक्टली इनडायरेक्ट टच करेंगे, तो आपके दुख और दर्द कम होने लगता है। योर पेन स्टार्ट्स रिड्यूसिंग। हमारा एक इमरजेंसी नंबर है जिसमें हमारे पेशेंट फ़ोन करते हैं, वो दिया हुआ पेशेंट को। और कई बार पेशेंट फ़ोन करते हैं कि आधी रात को फ़ोन करते हैं, हम ट्रेन में जा रहे हैं, मेरे बैक पेन है, क्या करूं, राइट? हम बोलते हैं कि ट्रेन में जा रहे हो, ट्रेन का कोई भी लोहा, राइट, जैसे उसका जो रॉड है खिड़की का, पकड़ लो। अब ट्रेन के जो पहिए वो लोहे के हैं, ट्रेन का जो पटरी है वो लोहे का है, पटरी को कनेक्ट करने वाला वो भी लोहे का है। तो जैसे ही ट्रेन का रॉड पकड़ेगा वो धरती से कनेक्ट हो गया। और ऐसा जब 30 to 45 मिनट्स करते हैं, दे स्टार्ट्स बेनिफिटिंग। उसका जो पेन है वो लिटरली कम होने लगता है, लिटरली। तो जो ये जो मैं बता रहा हूँ, ये आप में से कुछ लोगों ने टूर de फ्रांस सुना है, दुनिया का सबसे बड़ा साइकिल स्पोर्ट्स लाइक ओलंपिक्स। तो वहाँ पे साइकिलिस्ट को दिन भर साइकिल करना पड़ता है, रात को सोने के लिए जहाँ तक पहुँचता है वहीं पे होटल होता है, वहाँ पे रात भर सो सकते हैं, फिर दोबारा साइकिल करना पड़ता है फॉर मेनी डेज। दिन भर जब वो चलते हैं, साइकिल चलाते हैं तेजी से, तो कई बार गिरते हैं, उसकी इंजरी होती है। रात भर जो सोने वाला समय होता है, दैट इज द ओनली टाइम जब उसको समय मिलता है अपनी इंजरी को हील करने के लिए, अगले दिन सुबह दोबारा चलाना है। तो कम समय में अपनी इंजरी को कैसे तेजी से हील करें, इसके लिए टूर de फ्रांस में हर साल आयोजक ने होटल में यही 0 वोल्ट बेडशीट्स लगाए हुए हैं पहले से ही, क्योंकि वहां पे हीलिंग फास्ट करनी है। लेकिन ये तो हम खुद भी कर सकते हैं अपने घर में। सिर्फ मैंने इतना किया है कि नॉर्मल बेडशीट ले लिया, वहां पे मैंने कॉपर का तार पिरो दिया है और तार का एक छोर जमीन में लगा दिया। यही हम अपने हॉस्पिटल में करते हैं। गेटिंग कनेक्टेड विद द अर्थ फॉर एटलीस्ट 10 आवर्स पर डे, 10 घंटे पर डे। तो वो कैसे होगा कि रात को जब हमारे पेशेंट सोते हैं बेड में, तो वो 0 वोल्ट पे सोते हैं, और जब वो यहाँ छुट्टी लेते हैं हमारे हॉस्पिटल से, तो वो बेडशीट एक उनको गिफ्ट पे दे देते हैं कि घर पे भी ये लगा लेना। तो ये एक ऐसी दवाई है बाय द मदर अर्थ जो कभी ख़त्म नहीं हो सकती, फ्रीली अवेलेबल है, कोई बॉटल में बंद नहीं कर सकता। जो चीज़ बॉटल में कैद ना कर पाओ, जो चीज़ फ्री में अवेलेबल हो जाए, उसका प्रचार प्रसार नहीं हो सकता, क्योंकि उसमें कोई प्रॉफिट नहीं है ना, राइट? तो उसका प्रचार प्रसार हम और आप जैसे लोग ही कर सकते हैं, राइट? बिकॉज उसमें कोई व्यापार नहीं हो सकता, है ना। मैंने आपको बताया तो आपको कहीं खरीदना नहीं है, आपके पास ऑलरेडी है ये, इजंट इट? तो जो बातें मैंने बताई, बस आखिरी एक बात और, अगला 2 मिनट, और वो ये कि जिनको ये सारी बातें फिर भी थोड़ा मुश्किल लग रहा है, तो एक काम और कीजिए जो मैं अब बताने वाला हूँ। अगर ये बात अगर लोगों को पता चल जाए तो हमारे किसी भी हॉस्पिटल के आधे पेशेंट तो यहीं कम हो जाएंगे। जो लोग बीमार हैं, चाहे वो ब्लड प्रेशर शुगर हो, ब्लड प्रेशर हो, अर्थराइटिस हो, कोई भी बीमारी हो, हार्ट डिजीज़ हो, थकान होती हो, एक काम अगर कर लें कि सुबह 8 बजे से पहले कुछ ना खाएं और शाम के 6 बजे के बाद कुछ ना खाएं। जैसे ही ऐसे करेंगे तो पाएंगे विद इन द फर्स्ट 7 days द ब्लड शुगर विल स्टार्ट रिड्यूसिंग। Within the first 7 to 10 days, blood pressure will start reducing. Within the first 15 to 21 days, उनके जो पेन है, जॉइंट पेन, वो कम होने लगेंगे। Within the first 1 month, उनका जो बॉडी वेट है, अगर वो मोटे हैं, तो 5% कम होने लगेगा, 5 to 10%। Within first 4 to 6 months, नॉर्मल BMI में आने लगेंगे। And the results are very consistent. हमने देखा है कि जब ये पेशेंट करते हैं, जस्ट आप हमारे हॉस्पिटल आएंगे तो देखेंगे कि सुबह 9 बजे उनको ब्रेकफास्ट मिलता है और शाम के 7 बजे 6 बजे तक किचन बंद हो जाता है, और 7 बजे के बाद वो जो हमारा कैफेटेरिया वो बंद हो जाता है। देयर इज नो वे टू ईट, राइट? टाइम एज मेडिसिन, समय ही दवा है। सिर्फ इतना कर लो कि सूर्यास्त हो गया, आप खाना नहीं खाना है, राइट? दैट इज कॉल्ड द सर्केडियन क्लॉक ऑफ द बॉडी, हमारे बॉडी का सर्केडियन क्लॉक, राइट?
तो हर जानवर का एक सर्केडियन क्लॉक भगवान ने बना के दिया होगा। आप कभी आधी रात को पानी पीने के लिए उठते होंगे तो किचन की तरफ जाते होंगे तो कुछ कुचर पुचर कुछ आवाज़ आती होगी चूहे की, गौर किया आपने? तो चूहा रात को सो नहीं रहा है क्या? चूहे को नेचर ने इस प्रकार बनाया, दे आर नॉक्टर्नल एनिमल, उनको रात को खाने के हिसाब से बनाया, वो दिन में नहीं खाएंगे, वो पूरा पालन करते हैं अपने नियम का, वो रात को ही खाते हैं, रात को ही करते हैं, दिन में नहीं खाते वो। सिमिलरली इंसान को जिस प्रकार बनाया है, वी आर मेड टू ईट जब सनलाइट हो, सनसेट हो गया खाना बंद। चूहे के ऊपर बहुत एक्सपेरिमेंट किए गए कि जब वो दिन में अगर उनको खिलाया गया, चूहे को अगर आप कहीं पे रिस्ट्रिक्ट कर दो और दिन में ही खाना दो और फिर खाना हटा लो, तो चूहे मोटे होने लगते हैं, उनमें डायबिटीज़ होने लगती है, उनका बीपी होने लगता है, उनमें वो सारी बीमारियां आने लगती है जो इंसानी बीमारी है। और ऐसा ही इंसान पे देखा गया है। वो लोग जो नाइट शिफ्ट के लोग हैं, जो दिन में सोना उनकी मजबूरी है, चाहे वो डॉक्टर्स हैं, चाहे वो सोल्जर्स हैं, राइट, चाहे वो गार्ड्स हैं, तो उनकी मृत्यु जल्दी होती है, उनमें कैंसर ज़्यादा होता है, उनकी तो मजबूरी है। लेकिन हमारी जिनकी मजबूरी नहीं है, जो ऑलरेडी बीमार हैं, जो घर पे पड़े हैं क्योंकि कुछ कर ही नहीं सकते, उनकी तो मजबूरी नहीं है। उनको अगर ये आप बता दें, आप डॉक्टर बन सकते 1 ही मिनट में, जो लोग डॉक्टर नहीं है, जैसे मैं करता हूँ, राइट। मैंने पंजाब इंजीनियरिंग कॉलेज से BE किया, राइट, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग प्रोडक्शन। उसके बाद जो डॉक्टरेट है वो क्रॉनिक किडनी डिजीज़ पे है, डायबिटीज़ पे है, श्रीधर यूनिवर्सिटी से, राइट, और पोस्ट ग्रेजुएशन है इन डायबिटीज़, वो एक अलग बात है। लेकिन एक तरीका है, पेशेंट जो बोलता है वो अपना रिपोर्ट दिखाएगा, ये देखो पेट स्कैन है, ये देखो बायोप्सी है, ये देखो CBC है, सारा कुछ सुन लीजिए, मेरे यहाँ दर्द है, वहाँ सारा कुछ सुन लीजिए। उसके बाद बोलिए हाँ सारा कुछ मैं समझ गया, सिर्फ इतना करो, 8 बजे से पहले कुछ मत खाओ, शाम के 6 बजे के बाद कुछ मत खाओ, 1 हफ्ते बाद आना। तो 1 हफ्ते बाद आएगा, बोलेगा काफ़ी आराम है मुझे, राइट। तो ठीक होना बड़ा आसान है, बल्कि बीमार रहना बड़ा मुश्किल है। अदर वे राउंड, बीमार रहने के लिए उल्टी सीधे टाइम पे खाना पड़ेगा, उल्टी सीधी चीज़ें सोचनी पड़ेंगी, राइट। कॉन्टिन्यूसली बीमार रहने के लिए दवाइयाँ भी लेनी पड़ेंगी, बार बार डेली बेसिस पे लेनी पड़ेंगी, बहुत सारे टेस्ट ऐसे कराने पड़ेंगे जो बड़े खतरनाक हैं, चाहे वो पेट स्कैन हो, चाहे बायोप्सी जो बड़ी इंजीरियस है। अगर ये सारे कराते रहेंगे तभी तो बीमार रह पाएंगे ना। इट इज़ वेरी नेचुरल टू लिव हेल्दी, इट इज़ वेरी अननेचुरल एंड वेरी वेरी डिफिकल्ट टू लिव अनहेल्दी। ये सारा कुछ करना पड़ेगा बड़े मेहनत से, तभी तो आप बीमार रहेंगे ना, राइट। लेकिन ये इतना करते हुए हम आदी हो गए कि ये हमें आसान लगने लगा, राइट। कई बार लोग बोलते हैं आप कहीं भी जाते हैं तो क्या खाते हैं, राइट। तो द DIP डाइट, आप में से कितने लोगों को DIP डाइट पता है? मैनी ऑफ यू ऑलरेडी नो, है ना। DIP डाइट पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, इस पे गवर्नमेंट ऑफ नेपाल ने रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल किया, इस पे मलेशिया के लिंकन इंस्टीट्यूट ने ट्रायल किया, ऑब्जर्वेशन स्टडी किया, एंड दे ऑल फाइंड इट वेरी वेरी गुड कि इससे किडनी पेशेंट्स, डायबिटीज़, हार्ट डिजीज़, कई सारी बीमारियाँ ठीक होती हैं, बोन डिजीज़ ठीक होती हैं। तो जिसमें यह कि 12 बजे तक आपको खाना खाना है, फ्रूट्स खाने हैं, लंच और डिनर से पहले सलाद खाना है, शाम के 6-7 बजे तक खाना, उसके बाद कुछ मत खाओ, डेयरी प्रोडक्ट, पैक्ड फूड छोड़ दो इसको, राइट। तो जब ये नियम बना ही लिया तो लाइफ कितनी आसान हो जाती है। कहीं भी जाता हूँ तो मेरा ध्यान ऐसी चीज़ों पे होता ही नहीं है जो मुझे खाना नहीं है, राइट। कई एयरपोर्ट पे गए तो पकोड़े खा लें कि समोसे खा लें, उस पर ध्यान ही नहीं है, तो लाइफ आसान हुई ना। नहीं तो लाइफ कितना डिफिकल्ट है, ये खाऊं कि वो खाऊं, फिर पैसे निकाल के दो, फिर उसको खाओ भी, राइट। तो लाइफ ही ईजी व्हेन यू हैव ए सिंपल लाइफस्टाइल, है ना। ध्यान फिर कुछ एजुकेशन पे होगा, ध्यान कुछ नया सीखने पे होगा। तो खैर यहाँ पे आपको भी नया कुछ सीखना है। अभी आगे की जो हमारी जर्नी है, उस जर्नी के लिए बुक्स हैं, ये आपके लिए लाया हूँ। आफ्टर दिस ये बाहर आपको ये मिल जाएगा, इसमें आप देखेंगे, क्योंकि कहने को बहुत कुछ है बट समय लिमिटेड है। तो इसमें एक पपेट है, आप देखिए, इस पपेट को यानी कि अलग अलग एंगल पे अलग अलग बीमारियों का असर होता है। उसमें से 1-2 उदाहरण मैंने आपको बता दिए, लेकिन अब पूरा समझना हो, देयर आर 20 मेडिकल इमरजेंसीज जो आप एड्रेस कर सकते हैं बाय जस्ट यूजिंग योर बेड एज मेडिसिन। तो वो कैसे करेंगे, वो क्या मेडिकल इमरजेंसी, उसके सबूत क्या है, वो सब अगर आपको जानना है तो आप सबके लिए ऐसा ये इस तरह का कार्ड आपके लिए आपको बाहर मिल जाएगा जब भी आप ब्रेक में जाएंगे, राइट। वो आप कलेक्ट कर लीजिएगा, और इसी में एक वेबसाइट है, लिंक है, इस लिंक में सारे सबूत मिल जाएंगे, राइट। तो यानी कि यहाँ से आगे की पढ़ाई इसके माध्यम से होगी। और जो हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं स्टेज पे, उनके लिए ये किताब है,
द सर्केडियन डॉक्टर, राइट। सर्केडियन डॉक्टर मतलब टाइम एज मेडिसिन। जो मैंने बात बताई ये सारे एविडेंस बेस्ड हैं, वो सारे एविडेंस इस किताब में है। एविडेंस अगर आपको नहीं भी पता तब भी ये टेक्निक काम करेंगी आपके ऊपर, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनको एविडेंस पे मतलब उनकी छानबीन करना उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है, राइट। तो खैर ये स्टेज पे सर आप सबके लिए एक एक कॉपी है। थैंक यू। सो और इसी के साथ डॉक्टर विपिन जो हमारे बड़े पुराने मित्र हैं और इनसे हमने योगा सीखा, मैंने, मेरे परिवार ने, और इन्होंने हाँ आपने बताया कि जब हाई टेम्परेचर है, बुखार है, हाँ 102 का टेम्परेचर, हाँ तो मेरा प्रश्न ये था कि जब बुखार बहुत तेज है और उसमें 102 तक चला जा रहा है, तो आपने कहा कि उसे एक टब में पानी में मतलब बिठा देना चाहिए। तो प्रश्न ये है कि बहुत गर्मियों में बहुत ज़्यादा उसको बुखार है, बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ा हुआ है, तो उसमें टब में पानी गर्म ठंडा या क्या मतलब होना चाहिए? एक तो आपने कहा गर्म ठंडा रख सकते हैं, लेकिन ज़्यादा गर्म होना चाहिए पानी, मतलब कि सिर्फ गर्म पानी रखना चाहिए या फिर सिर्फ ठंडा पानी? क्योंकि ठंडियों में होगा कि अगर मान लीजिए ठंडियों में आप बुखार बहुत तेज है और उस टाइम में अगर ठंडा पानी रखते हैं तो ठंडी भी तो है, एक बाहर मौसम का भी तो वैसा। हाँ लाइट समझो, इसको समझ लीजिए पहले थोड़ा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आई जस्ट टेक 2 मिनट्स टू एक्सप्लेन आप, ताकि आप अगले स्पीकर को सुन पाएं। देखिए जब टेम्परेचर ज़्यादा है, 102 डिग्री हो, 104 डिग्री हो, 105 डिग्री हो, 106 डिग्री हो, सुनने में लगता है 105 डिग्री मतलब भयंकर, इंसान मर ही जाएगा, या मरेगा नहीं तो सीजर आ जाएगा, सीजर आ जाएगा तो ब्रेन वो डेड हो जाएगा, इस तरह के एक दिमाग में पिक्चर बनाया हुआ है। आप हमारे हॉस्पिटल में आएंगे या हमारा जो कोविड सेंटर, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, वहाँ पे पैरासीटामोल अलाउड ही नहीं था। टेम्परेचर कुछ भी क्यों ना हो, आप उसको नीचे गिराना ही नहीं है, नीचे लेना ही नहीं है। पहली बात तो हमें उस टेम्परेचर को सपोर्ट करना ऊपर ले जाने के लिए। पहली बात समझिए कि टेम्परेचर नीचे नहीं ले जाना चाहता हूँ, बॉडी ने टेम्परेचर दिया है, इन्फेक्शन ने टेम्परेचर नहीं दिया। इन्फेक्शन को रोकने के लिए बॉडी ने टेम्परेचर दिया है, एंड वी सपोर्ट द बॉडी। हमने बॉडी को बोला कि हम भी आपके सपोर्ट कर रहे हैं टेम्परेचर को बढ़ाने के लिए, और टब में नहीं, बाल्टी में। ये बाल्टी है, बाल्टी में सिर्फ पैर रखने हैं, राइट। 42 डिग्री सेल्सियस एक ऐसा टेम्परेचर जिसमें अब बहुत पैर जलेंगे भी नहीं, बट एनफ गर्म है। तो एक थर्मोमीटर ले लीजिए, तो इसमें आधे घंटे तक, इसमें क्या होगा, आधा डिग्री। अब इसमें सर्दी हो या गर्मी हो, हमारे 12 महीने 24 घंटे कभी भी कुछ टेम्परेचर आ जाए तो हम इरेस्पेक्टिव ऑफ द वेदर हम यही करते हैं। हाँ, गर्मी में और गर्म पानी में उसे आराम मिलेगा या और मुश्किल हो जाएगा, उसे आराम मिलता है। आप देख रहे होंगे जिनको बुखार होती है गर्मी में भी वो कांपते हैं, है ना। तो गर्मी इज ए रिलेटेड थिंग, राइट, क्योंकि बॉडी के अंदर का भी एक वेदर कंडीशन है। गर्मी में भी जब वो कांपते हैं तो हम क्या करते हैं, उसके ऊपर एक रजाई लगा देते हैं। अप्रैल के महीने में, मई के महीने में जो फीवर जब होता है तो कांपता है वो, यानी कि उसको गर्मी चाहिए। तो हमने 1 लगा दिया रजाई, 2 लगाई दिया रजाई, 3, 4 में कांपना बंद किया, यानी कि इतना टेम्परेचर चाहिए, राइट। तो बॉडी को कभी कितना टेम्परेचर चाहिए बॉडी खुद ही बता रहा है आपको। तो कुल मिला के याद रखिए, हीट एज मेडिसिन। ये जो हीट है वो आपकी इम्यूनिटी को एक्टिवेट करती है। इसीलिए हम क्या करते हैं, आपने टब की बात की, ये रहा टब, सॉरी, ये जो आपको समझाने के लिए, जो क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट हैं, जो डायलिसिस पे हैं, उनको हम ये टब लिया और टब में उनको ऐसे बिठा देते हैं, जैसे ये मैंने बिठाया, ये ऐसे बिठा दिया, और गले यहाँ तक, चेस्ट तक पानी है एट 40 डिग्री टेम्परेचर फॉर 2 आवर्स। जब ऐसा करते हैं, 2 घंटे बाद जब ये बाहर निकलते हैं ये टब से, उनका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी कम होता है, नॉर्मलाइज हो जाता है। ये पहले दिन उनके स्वेलिंग पहले दिन ही कम होने लगती है, उनका वेट 500 से 800 ग्राम कम हो जाता है पहले दिन ही, उनका यूरिन आउटपुट बढ़ जाता है बाय अबाउट 200-300 ml, राइट, पहले दिन ही। तो जो क्लासिक सिम्टम्स हैं क्रॉनिक किडनी डिजीज के, स्पेशली दोज हु आर ऑलरेडी गोइंग ऑन डायलिसिस, बाय जस्ट लेटिंग देम सिट ऑन अ बाथ टब। तो टब की आपने बात की, टब में हम क्रॉनिक किडनी डिजीज के पेशेंट को बिठाते हैं, फीवर में सिर्फ बाल्टी में दोनों पैर, राइट।
ये बैठा और दोनों पैर बाल्टी में। आप में से सब लोग अभी बैठे हुए हैं, लेकिन कुछ लोगों की आदत होती है वो बैठे बैठे पैर हिलाते रहते हैं ना, जिसे अपशकुन बोलते हैं, जिसे बोलते हैं कि भाई ये तो राइट बैड मैनर्स हैं। दुनिया भर में देखा गया कि जो लोग पैर हिलाते रहते हैं तो उनकी आयु ज़्यादा होती है, वो कम बीमार पड़ते हैं, राइट। हाँ, इस पे मैंने एक किताब लिखी है, इट इज़ कॉल्ड हेल्प, हैंडलिंग इमरजेंसी इन लाइफस्टाइल डिजीज एंड पेन। हमने देखा है कि एक तरह के लोग हैं जो पैर हिलाते रहते हैं मजबूरी में, वो है टेलर। 12 घंटे बैठे रहते हैं लेकिन पैर उनका हिलता रहता है, दे कीप ऑन मूविंग देयर लेग्स बिकॉज तभी मशीन चलेगी। हमने टेलर पे एक सर्वे किया पूरे देश में, वॉलंटियर्स लगा के, हज़ारों टेलर्स पे, और हज़ारों टेलर पे जब सर्वे किया तो हमने पाया कि टेलर्स को ना तो डायबिटीज़ होती है ना बीपी होती। सुनने में आपको अजीब लगेगा, ना वो बहुत मोटे होते हैं, कोई भयंकर बीमारी नहीं मिलेगी। आप याद कीजिए अपने अपने टेलर्स को, राइट। ऐसा नहीं कि वो खान पान बड़ा अच्छा है, ऐसा नहीं कि वो लाइफस्टाइल बड़ा अच्छा है, वो बैठे तो रहते हैं, राइट। लेकिन आप गौर कीजिए अपने अपने टेलर पर जाकर देखिए, उनसे पूछिए कि आपको डायबिटीज़ है, बोलेगा डायबिटीज़ क्या होता है। क्या आपको बीपी है, बोलेगा टाइम ही नहीं बीपी का, राइट, वो इतना बिजी है। तो टेलर्स को ये सारी बीमारियां क्यों नहीं होती? बिकॉज जब आप पैर हिलाते हैं किसी भी डायरेक्शन में, यू आर यूटिलाइजिंग योर सेकेंड हार्ट। ये काफ मसल बोलते हैं, द सेकेंड हार्ट को जब एक्टिवेट करेंगे अलॉन्ग विद दिस हार्ट, तो उससे हमारी जो बीमारियां हैं वो कम होने लगेंगी। अगर आप, जैसे मैं बैठा हूँ, अगर मैं पैर फिजिटिंग करूँ, ऐसे हिलाते रहता हूँ बाई हैबिट, 1 घंटा करेंगे तो 30 mg पर डेसीलीटर ब्लड शुगर कम होता है। 30 mg पर डेसीलीटर, हमने तो करके देखा है, आप भी करके देखिए। धन्यवाद, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। हाँ सालों के बाद या हाँ, डॉक्टर अजय कॉलेज पूरी बाबा और बीवी के बाद किसी से ज्यादा प्यार हुआ तो आप उसका 2 हिस्से थे। 2019 आई फाउंड कोविड पॉजिटिव, उससे बहुत तकलीफ हुई थी। आज सुबह सुना था कि बैड एंड गुड बीमार होता है, तो वहाँ एक आप ही के वीडियोस थे जिसको हम सुन रहे थे। बहुत बार आप स्टैटिस्टिक्स में बात करते थे कि नंबर ऑफ पेपर्स क्या है, रिसर्च इतना हुआ है, तो मैं बोल रहा हूँ ऐसे। तो वो क्या चीज थी जो आपने पढ़ी थी कोविड के दरमियान, जो आप इतने विश्वास से बोल रहे थे, जिसके कारण हम सब लोग अभी इवन वन ऑफ द केस आई मीन वो क्या पढ़ा था आपने कि कोविड ना कोई चीज है नहीं, जो आप बहुत ठाक से बोल रहे थे। हाँ, तो मैंने सोचा था जब आप मिलेंगे, एक्चुअली तो विद्या भवन, आज विद्या भवन में, विज्ञान भवन में बहुत सारी विज्ञान और विज्ञान की बातें हो रही, तो मैं सुनना चाहूंगा आपसे कि वो क्या चीज, मैं समझ गया। देखिए, जिसपे आपका विश्वास था, जिसके कारण हम लोग विश्वास रख रहे हैं आप। देखिए, ये सवाल आज तक किसी ने पूछा नहीं, लेकिन आपने पूछा तो मैं जवाब दे देता हूँ। देखिए, जब सो कॉल्ड कोविड आया था, कोविड का ड्रामा टीवी में आया था, याद कीजिए जनवरी की बात है, जब आप टीवी में देख रहे थे वुहान में कोई भूत आ गया, वो ऐसे हो रहा है, वहाँ पे पीपीई किट पहली बार आपने देखा होगा। तो जब वो टीवी में पहली बार आया था, उससे 1 महीने पहले मुझे पता चल गया था कि ऐसा कुछ होने वाला है, दिसंबर में। और उससे 3 महीने पहले सितंबर में मुझे शक था कि ऐसा कुछ होगा। सितंबर में RT-PCR टेस्ट के जो इन्वेंटर है, कैरी मुलस, RT-PCR टेस्ट के इन्वेंटर, उनकी डेथ हो गई थी। सस्पिशियस डेथ। इन्वेंटर जो कि नोबेल प्राइज विनर थे इसी कारण से, जिन्होंने अपने पूरे जीवन में बोला कि RT-PCR टेस्ट से कोई भी वायरस को आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ये बोलते आए थे वो। तो जब उनकी सस्पिशियस डेथ हुई तो मुझे लगा कुछ तो कांड होने वाला है। और दिसंबर में WHO ने क्या किया, WHO के वेबसाइट, क्योंकि मैं उसको WHO को बड़ा क्लोजली फॉलो करता था, अपने इन्फेक्शियस डिजीज़ के डेफिनेशन को अपने वेबसाइट से चेंज कर दिया, डेफिनेशन को, कि इन्फेक्शियस डिजीज किसे बोलेंगे या फिर पेंडेमिक किसे बोलेंगे। व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ पेंडेमिक, बोलेंगे ना पेंडेमिक आ गया, इसका कोई डेफिनेशन तो होना चाहिए ना। वो डेफिनेशन को हटा दिया अपने वेबसाइट से। तो मैं समझ गया डेफिनेशन को हटा दिया। पेंडेमिक का मतलब ये होता है कि जितने नॉर्मली लोग बीमार पड़ते हैं उससे करीब अगर 100% लोग ज़्यादा बीमार पड़े तो सेम बीमारी से, तो उसे पेंडेमिक बोलेंगे। तो उसको हटा दिया, ठीक है ना। और हटा के फिर एक नया डेफिनेशन ले आया कि भाई एसिम्टोमेटिक और RT-PCR टेस्ट, जो कि पहले कभी था ही नहीं। इस तरह की चीज़ें जब होने लगी वेबसाइट पे, तो ही लिंकन यूनिवर्सिटी मलेशिया में मैंने कांटेक्ट किया, दिसंबर महीने में MOU साइन किया कि हमें
ऐसे फोर्स तैयार करने हैं पूरे देश में जिनको हमें ट्रेनिंग देनी है कि ऐसा कुछ आया तो वो सड़क पे आके लोगों को बताया कि ये गलत है। तो हमने नाइस एक्सपर्ट वाइस एक्सपर्ट बनाया, आपको पता भी होगा, उनको सर्टिफिकेशन दिया। ये जनवरी की बात है। फिर जब जनवरी में टीवी में आपने देखा, तब तो मैंने भी देखा, तो मुझे तो पूरा यकीन हो गया। देखिए WHO के, मान लो आप पुलिस वाले हैं, आप एक चोर का पैटर्न होता है, चोर जब चोरी करता है क्या उसका एक तरीका होता है, स्टाइल होता है हर चोर का। तो WHO एक चोर है जिसके पैटर्न को मैंने पहले H1N1 2009 में आया था, याद कीजिए, लाया गया था, आया था, उसकी स्टोरी आई थी, फिर अचानक गायब हो गया, राइट। तो मैं तब से फॉलो कर रहा हूँ कि इसका एक पैटर्न है, पहले टीवी में आ जाएगा, अखबार में बड़ा बड़ा आ जाएगा, फिर डॉक्टर बोलने लगेंगे, फोन पे कोई भी बुखार है तो उसे H1N1 बता ही देंगे, याद कीजिए, राइट। तो WHO के पैटर्न को मैंने पहले से ही समझा था, और उसके पैटर्न को समझते हुए मैंने जनवरी में, आपको तो ध्यान है तभी आप पूछ रहे हैं, मैंने बता दिया था, एटलीस्ट मेरे पास जितनी सक्षमता थी, कि ये झूठ है, ऐसा कुछ है ही नहीं, मतलब कोई कोविड है ही नहीं कुछ, राइट। अगर आप टीवी बंद कर दो, अखबार बंद कर दो, तो कहाँ है कोविड? आप कोई टेस्ट ना कराओ तो आप बोलेंगे मुझे बुखार हुआ है, जो कि हर साल होता ही है, राइट। तो देयर इज नो कोविड। तो जो आपका सवाल है उसका ये जवाब है, बिकॉज आई अंडरस्टैंड WHO, जब 1984 में उन्होंने HIV की, एक HIV नाम की बीमारी आ गई, ऐसा बोला था 84 में अफ्रीका में, याद कीजिए, राइट। और अभी भी HIV टेस्ट वगैरह होता ही है। तो इसका शोध मैंने किया, मैंने 2018 में, इट वाज 7 अप्रैल, मैंने एक ऐलान किया कि जो भी HIV, जिनको बोल रहे हैं HIV है, उसका ब्लड लेके मेरे बॉडी में डाल दो, और मुझे भी HIV हो जाना चाहिए, तभी तो मानेंगे ना HIV होता है। यही पोस्टुलेट होता है जिसके माध्यम से ये डिसाइड होता है कि कोई इन्फेक्शियस डिजीज है कि नहीं, कि मेरी बॉडी से आपकी बॉडी में डाल देंगे, या मेरी बॉडी में नहीं डालना, कुत्ते की बॉडी में डालेंगे, उसको भी हो जाना चाहिए। क्या HIV का ऐसा कोई टेस्ट हुआ आज तक? नहीं हुआ। क्या HIV का कोई ऐसा रिसर्च पेपर निकला जिसमें HIV किसी ने देखा है? ऐसा कोई रिसर्च पेपर है नहीं। तो ये WHO का एक ड्रामा था जो अफ्रीका तक लिमिटेड था, फिर दुनिया में आया, तो मैंने उसको समझा है, तो समझ के देन आई केम टू द कंक्लूजन। थैंक यू। हाँ, देखिए, या अभी तो और भी स्पीकर है, बट आई विल आंसर योर क्वेश्चन। पहले इनका सवाल का जवाब देता हूँ, देन वन लास्ट। देखिए, जो लोग बोलते हैं, जो लोग आपने देखा भी कि इतने सारे लोग मर गए, देखिए, मेरे 800 नाइस वाइस एक्सपर्ट थे, आपको पता है, पूरे देश में हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे लोग थे। हमारा कोविड सेंटर खुद का था, हम उसे फ्लू सेंटर बोलते हैं, राइट। और वहाँ पे ना सैनिटाइजर अलाउड था, ना ही कोई मास्क, ना ही कोई दवाई अलाउड थी। उस पर आयुष मंत्रालय ने 3 महीने वहाँ डॉक्टरों में बिठा के देखा कि ये क्या गड़बड़ कर रहे हैं। फिर उनको लिख के देना पड़ा कि ना तो कोई मरा, और ज़्यादातर लोग 7 to 10 डेज में ठीक हो गए। वेलकम टू यू। तो आपका सवाल कि लोग मरे थे, मेरा जवाब ये है कि इतने गहरी, और 60,000 लोगों को हमने डायरेक्टली देखा, तो आई कंक्लूडेड जिन लोगों ने हॉस्पिटल जाके रेमडेसिविर लगाया, लेप्टिनोविर लगाया, रेटिनोविर लगाया, ये वो बैंड ड्रग है, ये कोई भी लगाएगा तो इंसान मर ही जाएगा, तभी ये बैंड है। थोड़े दिन के लिए आया वो रेमडेसिविर, याद कीजिए, उसी वक्त लोग मर रहे थे, याद कीजिए। एक काम कीजिए आप, मान लीजिए ये हेल्दी इंसान है, इसको 14 दिन के लिए इनको बंद कर दीजिए, कि बोल के कि आप क्वारंटाइन हो जाएंगे, दुनिया से कट हो जाएंगे, बिकॉज आप मरने वाले हैं, हम नहीं मरना चाहते आपके साथ। एक हेल्दी से हेल्दी इंसान को जब आप डरा देंगे, एक्सक्लूड कर देंगे ह्यूमैनिटी से, तो उसकी इम्यूनिटी सही नहीं रह सकती 14 दिन के अंदर। और उसके बाद ऊपर से रेमडेसिविर लगा देंगे आप उनको, वो जिंदा नहीं रह सकता। रेमडेसिविर इसीलिए तो बैन हो गया, पहले भी बैन था। आप देखिए तो रेमडेसिविर की हिस्ट्री, इट वॉज बैन। जब स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में एक ही कंसर्न होता है कि इंसानियत से एक इंसान जब आइसोलेट हो जाएगा, वही उसकी इम्यूनिटी को कम कर देगा। एशिया का पहला एस्ट्रोनॉट जो है फैम्थवन, एशिया का पहला एस्ट्रोनॉट फैम्थवन मेरे दोस्त हैं, राइट। वो हमारे इंडिया में भी आए मेरे बुलाने पे, मैं भी वियतनाम में जाता हूँ, मिलता हूँ उनसे। फैम्थवन, तो उन्होंने इस बात पे रिसर्च किया था कि जब स्पेस में जाते हैं तो एक ही कंसर्न है, जब ह्यूमन टच इज लॉस्ट विद द ह्यूमैनिटी, इम्यूनिटी गोज डाउन। सिंपल। आपको इनको मारना है, 14 दिन का अलग करके देखिए, 14वें दिन की इम्यूनिटी देख लीजिए, आप अपने आप को देख लीजिए। द वेरी थॉट कि मुझे 14 दिन के लिए अलग कर दिया गया है इज एनफ टू किल ए पर्सन, राइट। तो ये टेक्निक है, इसके पीछे कोई साइंस नहीं है। क्वारंटाइन इज ए मेथड टू किल। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। सर, आप बता रहे कोविड के बारे में, तो
तो लेकिन मुझे जब कोविड हुआ था फर्स्ट में, तो उसके सारे सिम्टम्स आए थे, स्मेल भी चली गई थी और टेस्ट भी चला गया था, तो ये किस कारण से? हाँ, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। बचपन से जितनी बार मुझे बुखार आया, हर बार मेरा टेस्ट भी चला गया, हर बार मेरा स्मेल भी चला गया। वो तो थोड़ा सा कड़वा होता है। नहीं, स्मेल मेरा चला जाता था, क्योंकि जब आपको बुखार होता है तो भगवान या नेचर चाहता नहीं कि आप कुछ खाए पिए, इसलिए आपका टेस्ट गायब हो जाता है, स्मेल गायब हो जाता है, ताकि खाने की इच्छा चली जाए। उसी से आप फास्टिंग से ठीक होते हैं, सिर्फ लिक्विड पीते हैं, राइट। आप गौर कीजिए, किसी ने टीवी के माध्यम से आपको ये दिखाया नहीं, देखो देखो आपका टेस्ट चला गया, देखो देखो आपका स्मेल चला गया, बट इट इज नॉर्मल। फ्लू में टेस्ट चला जाना, स्मेल चला जाना, बचपन से याद कीजिए, एक नॉर्मल फिनोमिना है। पहली बार ऑक्सीमीटर में आपको दिखाई देखा, आपका ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जा रहा है। फीवर जब भी होगा ऑक्सीजन सैचुरेशन नीचे जाता रहा है, लेकिन पहली बार ऑक्सीमीटर से आपको दिखाया, एज इफ कि ये पहली बार हो रहा हो। थैंक यू, थैंक यू। अगर आप लाइफ सेविंग वीडियोस, हेल्थ टिप्स के रेगुलर अपडेट चाहते हैं, हमसे व्हाट्सएप से जुड़ना चाहते हैं, तो स्क्रीन पे दिए हुए नंबर पर व्हाट्सएप कीजिए अपना नाम।